हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट मैं आप लोग को देना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता होगा इसकी कल के लेक्चर में जो पीपीटी पीडीएफ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है, तो उस पर हिंदी जो थी वो मिसिंग थी। राइट, हालांकि मैंने आपको जो हैंडआउट शाम तक प्रोवाइड करा दिया था उसमें हिंदी भी है और इंग्लिश भी है हैंडआउट में। जैसे कि आपको ये हैंडआउट इस प्रकार से प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रिंट फ्रेंडली हैंडआउट इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाते हैं और हिंदी में प्रोवाइड किए जाते हैं पेड पैकेज के अंदर, जिसको कि आप प्रिंट आउट जो है वो डेली बेसिस पर करा सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो प्रिंट आउट करा के पढ़ना चाहते हैं, और वैसे भी मैं रिकमेंड ही करता हूं कि आप जब लेक्चर एक बार देख लें तो उसके बाद आप हैंडआउट से थोड़ा सा रिवाइज किया करो। तो एक्चुअली कल क्या हिंदी फॉन्ट में इशू आ रहा था, हिंदी फॉन्ट जो है वो अपना लग नहीं पा रहा था, कुछ दिक्कत जो है वो आ रही थी उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह में। तो आज हिंदी फॉन्ट को ठीक किया, तो फिर वो फाइल जो है वो एक्सपोर्ट जब कर रहे थे तो वो करप्ट फाइल जो है वो दिखा रहा था। तो वो बड़ी थोड़ी सी समस्या आ गई है सॉफ्टवेयर की, उस पर काम चल रहा है अभी, वो ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। कल तक जो है वो नॉर्मल आपको जैसा लेक्चर मिलता आ रहा था वैसा लेक्चर मिलता रहेगा। आज भी थोड़ी सी समस्या है वो पूरे फॉन्ट को लेकर, क्योंकि वो पब्लिश ही नहीं किया, उसने एक्सपोर्ट ही नहीं किया। पता नहीं क्या कीनोट में क्या दिक्कत आ गई, भगवान जाने। तो उसमें सॉफ्टवेयर का कुछ इशू आ गया है। तो आज के लिए थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, उसको चीज़ को इग्नोर करना। इंग्लिश और हिंदी में कोशिश करूंगा कि दोनों फाइल आप लोग को दिखाता हुआ चलूं, बट फिर भी आज हैंडआउट से जो है वो हम लोग पढ़ने वाले। बट फिर भी मैंने एक इनोवेटिव तरीका निकाल लिया। मैंने सोचा कि जैसे कि जोराई और जापी जो न्यूज़ में हम लोग को देखने को मिला, तो डायरेक्टली आपको न्यूज़पेपर से ही पढ़ा दूं, मतलब कि न्यूज़ की वेबसाइट से ही आपको डायरेक्टली पढ़ा दूं। तो वो चीज़ आज करते हैं इस प्रकार से। बाकी कंटेंट जो है वो आपको पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों में हैंडआउट में प्रोवाइड किया जाएगा आज के लेक्चर के लिए। आज के लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ जो है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो मैंने आपको बता ही दिया, वो इशू जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर का हो गया। मैं कल तक एनी हाउ उसको ठीक कर ही दूंगा, कल से आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, दैट इज 100% गारंटी एंड फॉर श्योर। राइट, तो देखो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, यहाँ पर जापी, जोराई और गमोसा के महत्व की यहाँ पर बात हो रही है कि आसाम के अंदर इलेक्शंस के दौरान जापी, जोराई और गमोसा हमें जो चीज़ देखने को मिल रही है उसके महत्व के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हालांकि गमोसा के बारे में मैं आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूं, अभी जापी और जोराई की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, प्राइमरली यूज टू फैसिलिटेट इंपॉर्टेंट पीपल एंड गेस्ट, these important symbols of Assamese identity and culture are abundantly seen in political campaign across the state। तो असम के अंदर जो कैंपेन्स के दौरान, पॉलिटिकल कैंपेन्स के दौरान ये सिंबल्स हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अक्सर क्या होता है कि कोई भी जब असम के अंदर एंटर होते हैं गेस्ट वगैरह, राइट, अतिथि वगैरह, प्रमुख अतिथि वगैरह, तो उनको जो है वो गमोसा, जोराई और जापी से उनको सम्मानित किया जाता है। ये आसाम की इंटीग्रल कल्चर और ट्रेडिशन में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं क्या, तो इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, जापी से स्टार्ट करते हैं। जापी, तो जापी इज अ कॉनिकल हैट, ये बेसिकली हैट है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हैट ये हम लोग को देखने को मिल रही है, अमित शाह जी ऐसे हैट पहने हुए हैं, तो ये हैट है। राइट, टोपी एक हम लोग को देखने को मिलती है, कॉनिकल हैट है, बैम्बू से बनी होती है ये, और ड्राइड टोकू या फिर पाम ट्री जो हम लोग को अपर असम के रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, तो उसकी पत्तियों से बनी होती है, सूखे पत्तों से बनती है ये। राइट, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। वाइल इट इज मोस्टली ऑफन यूज्ड इन ऑफिशियल फंक्शंस टू फैसिलिटेट गेस्ट, तो जब भी कोई बाहर से अतिथि वगैरह आते हैं तो उनको सम्मान देने के लिए इस प्रकार से उनको टोपी पहनाई जाती है। राइट, तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। राइट, और फार्मर्स वियर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर बोथ सन एंड रेन वाइल वर्किंग इन द फील्ड्स, तो फार्मर्स भी पहनते हैं इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए, धूप से और वर्षा से। राइट, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अभी अमित शाह जी जो है और वीआईपी पॉलिटिशियंस वगैरह जो हैं उनको ये टोपी पहनाई गई थी। तो अभी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जापी के बारे में क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, कोनिकल हैट होती है ये आसाम की, और आसाम में मुख्य अतिथि वगैरह को पहनाई जाती है, और पाम ट्री जो है जो कि अपर असम के रेन फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलता है, तो उसकी पत्तियों से इसको बनाया जाता है, ड्राइड टोकू से इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो कोनिकल हैट है, जापी जो बैम्बू से हम लोग को देखने को मिलती है, यही बस चीज बस आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये मेन चीज है एग्जामिनेशन में जो आपसे पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं जोराई के बारे में। तो जोराई क्या है, तो ये बेल मेटल से बनाई गई होती है, बेल मेटल से। राइट, यानी कि जिससे घंटी बनती है उसी मेटल से, जैसे मंदिर में घंटी वगैरह आपने देखी होगी ना, तो उसी मेटल से जो है वो से बनाया जाता है। अमित शाह जी पकड़े हुए आप देख सकते हैं, ये है जोराई। राइट, जोराई एसेंशियली अ ट्रे विथ अ स्टैंड एट बॉटम विथ और विदाउट अ कवर, मतलब कवर के साथ या बिना कवर के साथ भी हो सकती है ये। और हर एक असामीज हाउस होल्ड में, हर एक असम
के घर में, यानी कि असम के रहने वाले जो निवासी हैं उनके घर में ये पाई जाती है। वाइल इट इज प्राइमरली यूज्ड एज एन ऑफरिंग ट्रे ड्यूरिंग प्रेयर्स, तो प्रेयर्स के दौरान भी, यानी कि जब पूजा पाठ की जाती है उसके दौरान भी भगवान को अर्पित की जाती है ये पर्टिकुलर ट्रे। और टू सर्व तमाले पान, यानी कि बीटल नट्स, यानी कि पान वगैरह जो होता है ना, पान खिलाने के लिए भी इस ट्रे का उपयोग किया जाता है, कि गेस्ट को जब पान खिलाया जाता है तो इस प्रकार की ट्रे का उपयोग किया जाता है। जोराई इज ऑल्सो प्रेजेंटेड अलॉन्ग विथ जापी एंड गमोसा, तो ये जो जोराई है इसको जापी और गमोसा के साथ जो है वो रखा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, किसी अतिथि के सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है। और द बल्क ऑफ जोरारीज इन आसाम, आसाम के अंदर ये जोरारीज का बल्क जो है वो बनाया जाता है स्टेट की बेल मेटल हब में, बेल मेटल हब सारथी बारी में, राइट, जहां जो कि है बजाली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आसाम की। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। गमोसा के बारे में भी जान लो, हालांकि पहले भी मैं गमोसा के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। तो गमछा होता है ये, राइट। गोमासा लिटरली ट्रांसलेट टू अ क्लोथ टू वाइप वंस बॉडी, मतलब बॉडी को साफ करने के लिए ये क्लोथ का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और बताया जाता है कि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इवन जो फंक्शंस वगैरह जो होते हैं, पूजा पाठ वगैरह जो होती है, उसमें भी इस गमछे का उपयोग किया जाता है, गमोसा का, राइट। इट कैन बी यूज्ड एट होम एज अ टॉवल, टॉवल पे भी इसका उपयोग किया जाता है, और पब्लिक फंक्शन में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, राइट। पॉपुलैरिटी ऑफ गमोसा हैज नाउ ट्रेवल्ड बियॉन्ड असम, असम के बाहर भी गमोसा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, and is often used by number of public figures including honorable prime minister नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी भी इसका उपयोग करते हैं। और गमोसा जो है वो सिंबल ऑफ असामीज नेशन है, यानी कि असामीज नेशन का सिंबल भी है गमोसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना। और इसका उपयोग जो है वो 1916 और 1917 के दौरान से होना शुरू हो गया था, जब असम छत्र सम्मेलन, पहले स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, और असम साहित्य सभा प्रीमियर लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका फाउंडेशन हुआ था, तब से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ है हल्की सी, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो आसाम की ये तीन चीज़ें हैं, जोराई, गमोसा और हमने देखा जापी के बारे में। गाइस डिस्कस करेंगे तोमर राजा अंगपाल द्वितीय के बारे में, राइट। अंगपाल 2 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या क्या चीजें इनसे रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती है, तो अंगपाल 2 से रिलेटेड ये चीज पूछी जा सकती है कि अंगपाल 2 जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो तोमर डायनेस्टी आप लोग को ध्यान में रखना है। तोमर डायनेस्टी के ये राजा थे। तोमर डायनेस्टी का जो राज था, आज की डेट में जो हमें दिल्ली देखने को मिलता है और हरियाणा देखने को मिलता है ना, जो क्षेत्र, तो वहां पर 8वीं और 12वीं सेंचुरी में इनका तोमर डायनेस्टी का राज हुआ करता था। तो उसी के राजा थे ये अंगपाल द्वितीय। तो सरकार ने अभी एक कमेटी बनाई है जो लेगेसी थी 11वीं सेंचुरी के तोमर राजा अंगपाल 2 की, तो उनको, उनकी लेगेसी को पॉपुलराइज करने के लिए एक कमेटी जो है वो तैयार की गई है। दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में था। बाकी अंगपाल 2 की बात करें गाइस, तो अंगपाल 2 के बाद जो राजा आए थे वो उनके पुत्र, मतलब जो पोते, ग्रैंडसन पृथ्वीराज चौहान जी हमें देखने को मिले थे, जिनकी हार हुई थी घुरिद फोर्सेस के द्वारा, राइट। घुरिद फोर्सेस के द्वारा जो है ये हार गए थे बैटल ऑफ टेरेन में। बैटल ऑफ टेरेन की लड़ाई कहाँ पे लड़ी गई थी, तो आज की डेट में जो एरिया हरियाणा का है वहां पर ये लड़ाई लड़ी गई थी। फिर ये जब पृथ्वीराज चौहान जी जब लड़ाई में हारे थे, तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत जो है वो इस्टेब्लिश हो गई थी 1192 में। और तोमर डायनेस्टी जो है उसने अपनी कैपिटल को 8वीं सेंचुरी में शिफ्ट कर लिया था दिल्ली कापुरी में, यानी कि दिल्ली में, राइट, अंगपाल 2 के दौरान। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि तोमर डायनेस्टी ने किस पर्टिकुलर शासक के अंदर, या किस तोमर डायनेस्टी के किस शासक ने जो कैपिटल थी तोमर डायनेस्टी की उसको 8वीं सेंचुरी में शिफ्ट किया था दिल्ली में, तो वो अंगपाल 2 ही थे। और इन्होंने दिल्ली को इसका वर्तमान नाम जो है वो दिया। आज की डेट में जिस नाम से हम लोग दिल्ली नाम से इसको जानते हैं ना हम लोग, तो ये नाम जो है वो अंगपाल 2 ने ही दिया था। इन्होंने लाल कोट फोर्ट भी जो है वो, और अंगताल बावली भी जो है वो बनाया था। तो ये चीज भी ध्यान में रखना, अंगताल बावली किसके द्वारा बनाई गई है, लाल कोट फोर्ट जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, लाल कोट किला, तो वो अंगपाल द्वितीय। तो ये चीज आप लोग को इनसे रिलेटेड थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, हिरासत में वकील का अधिकार। तो ये टाइटल हम लोग को इसका देखने को मिल रहा है, हिरासत में वकील का अधिकार, राइट टू काउंसिल इन कस्टडी। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बताया जा रहा है गाइस कि अभी रिसेंटली गिरफ्तार किए गए मुंबई पुलिस के एक अधिकारी सचिन वाजे,
इन्होंने पूछताछ के दौरान अपने वकील के उपस्थित रहने की मांग की है। मतलब कि एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये इन्वेस्टिगेट कर रही है इनके मामले को। तो जब ये इन्वेस्टिगेट कर रही है एनआईए इनके मामले को, तो इन्होंने ये कहा है कि जब एनआईए इनसे पूछताछ करेगी तो ये चाह रहे हैं कि इनका वकील जो है वो उनके पास रहना चाहिए। तो एनआईए ने ये तर्क दिया है कि ये जिद जांच में बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो एनआईए की जांच में बाधा जो है वो उत्पन्न कर सकती है इनकी, यानी कि इस आरोपी की ये जिद। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आप वकील की सहायता लेना किसी आरोप का अधिकार है, यानी कि आरोपी का अधिकार है वकील की सहायता लेना। तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे और हम लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को कवर करेंगे, राइट। क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाकायदा सेफगार्ड अवेलेबल है, राइट, कि ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस आता है कि जिस समय आरोपी वगैरह जो है उसको वकील जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए उन्हें प्रोटेक्शन जो है वो दे रखी है। जैसे कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की बात करें तो ये क्या करता है, कहता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, तो नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि किसी पर भी दबाव नहीं डाला जाएगा कि आप अपने ही खिलाफ जो है वो अपने ही विटनेस बन जाओ। मतलब कि यानी कि जैसे कोई आरोपी भी है उसको भी ये चीज कही जाती है कि अब उसका आरोप अगर वो जो है वो खुद ब खुद अगर ऐसे उससे पूछताछ के दौरान उसका आरोप अगर जो है वो उससे निकलवाया जा रहा है, यानी कि उससे पूछताछ के दौरान उससे बुलवाया जा रहा है कि हाँ तुमने आरोप किया है कि नहीं किया बताओ, राइट, तो उसके ऊपर प्रेशर डालकर अगर बोल भी दिया जाता है, प्रेशर में अगर वो बोल दे कि हाँ मैंने आरोप किया है, बट कोर्ट के सामने मना कर दे कि साहब मैंने तो इनके दबाव में आकर कहा था, राइट। तो ऐसी चीज, क्योंकि आप जानते हैं इसकी जो भी बयान वगैरह जो होते हैं, जैसे कि अगर आप कल को आईपीएस बन जाएंगे तो आपके सामने अगर कोई क्रिमिनल जो है वो अगर बयान भी दे देगा और आप अपनी चार्जशीट पे उसके बयान भी लिख देंगे और कोर्ट में जाकर वो क्रिमिनल मुकर जाता है ना, तो आपकी चार्जशीट जो है वो या फिर पुलिस की चार्जशीट जो है वो नहीं मान्य होगी। मतलब कि एक इंडिविजुअल को, एक आरोपी को अपने खुद के खिलाफ विटनेस बनने पर मजबूर जो है, फोर्स जो है वो नहीं किया जा सकता। तो इसकी प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में। आप बोलोगे सर ये तो फिर गड़बड़ वाली बात हो गई, इससे तो आरोपी जो है वो कैसे पकड़ाएंगे, वो एविडेंसेस के तौर पर पकड़ाएंगे। अब एविडेंसेस कलेक्ट करना पड़ता है, राइट, कि उसने आरोप किया है कि नहीं किया, वो आरोपी है कि नहीं है, 3-4 और दूसरे लोग जो है उनसे सिद्ध करवाना पड़ता है कि वो आरोपी है कि नहीं है। वो खुद ब खुद अगर उससे प्रेशर डाल के अगर उससे सिद्ध करवाओगे और उसने बाद में चल के वो मुकर गया तो फिर वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। क्योंकि आपने वाली चीज सुनी भी होगी कि पुलिस जो चार्जशीट वगैरह पेश करती है उसमें अगर वो सामने वाला आरोपी अपना बयान भी दे देता है कि उसने जो है वो आरोप किया है और फिर वो अगर कोर्ट में आकर मुकर जाए तो सुनी जाएगी उस आरोपी की, और पुलिस की जो वो होगी यानी कि बयान जो होगा उसको रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि पुलिस के सामने उस आरोपी ने जो बयान दिया होगा, राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, और सिर्फ बातों से नहीं पता होनी चाहिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, बाकायदा आर्टिकल से आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे बातों से तो कोई भी जानता है, पिक्चरें सभी देखते हैं और सभी को पता है इन सब चीजों के बारे में, बट आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी तो यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी आर्टिकल्स ऑल्सो। तो आर्टिकल क्लॉज 3 में ये चीज लिखी हुई है। फिर आर्टिकल 22 में क्या लिखा है, तो आर्टिकल 22 क्या कहता है कि अ पर्सन कैन नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। तो एक व्यक्ति अपने मन पसंदीदा वकील जो है उसको चुन सकता है, यानी कि जो भी वकील उसको चूज करना है अपने केस को डिफेंड करने के लिए, लड़ने के लिए, तो वो सामने वाला व्यक्ति चूज कर सकता है और उससे कोई भी रोकेगा नहीं, राइट। तो ये चीज बताई जा रही है। दिस इंक्लूड्स प्रोविजन दैट ग्रांट एंड अक्यूज्ड द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। तो एक आरोपी जो होता है वो भी जो है वो उसके पास अधिकार होता है कि वो अपने लॉयर से कंसल्ट कर सकता है। इवन सेक्शन 41D जो सीआरपीसी का हम लोग को देखने को मिलता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ये कहता है कि अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन दो नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन। तो जब भी उससे आरोपी से जो पूछताछ होती है तो उस पूछताछ के दौरान, यानी कि जब भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है, उस सामने वाले आरोपी से पूछताछ कर रही है, तो पूछताछ के दौरान भी बताया जा रहा है कि सामने वाला जो आरोपी है वो अपने लॉयर से मिल सकता है, सलाह मशवरा कर सकता है, बट हाँ पूरे इंटेरोगेशन के समय पर नहीं उसका लॉयर वहां पर मौजूद रहेगा। मतलब कि वो रह सकता है, वो अपने लॉयर से कनेक्टेड होकर बातचीत कर सकता है। यानी कि जैसे कि एक रूम पे, जैसे कि आप आईपीएस हो, आप एक रूम पर सामने वाले व्यक्ति से, यानी कि एक रूम के अंदर जो है वो उससे पूछताछ कर रहे हो,
राइट। अब वो वकील जो हो सकता है वो रूम के बाहर खड़ा हो सकता है, बट रूम के अंदर आप उसको शायद अलाउ ना करो कि भाई मत आओ हमें, क्योंकि आपको पता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो उसका वकील जो है उसको फिर सिखाने लगेगा, उसको मना करने लगेगा कि मत बोलो इस प्रकार से, तो वो केस को जो है वो खराब करने लगेगा। तो इस प्रकार की चीजें हो जाती है कि पूरी, यानी कि थ्रू आउट इंटरोगेशन, पूरी इंटरोगेशन के दौरान जो है वो, ये जरूरी नहीं है कि वकील जो है वो हमेशा रहे, बट हाँ वकील से जो है वो बंदा जो है वो, यानी कि वो आरोपी जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या क्या कहते हैं, तो हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। डीके बासु केस जो 1997 का है उसके बारे में बात करेंगे। तो कोर्ट ने यहां पर कहा था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को जो प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो करना चाहिए, राइट, अरेस्ट और डिटेंशन के समय पर। और जजमेंट के अंदर ये चीज मेंशन थी कि एन अरेस्टी में बी परमिटेड टू मीट हिज लॉयर ड्यूरिंग इंटरोगेशन दो नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन। मतलब कि इस पर्टिकुलर केस में यही चीज जो है वो बताई गई थी कि एक आरोपी जो है वो अपने वकील से तो मिल सकता है, राइट, जब भी उससे इंटरोगेशन की जा रही है तो उस समय पर मिल सकता है, बट पूरी इंटरोगेशन के दौरान जो है वो हमेशा उससे कनेक्टेड नहीं रहेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेस द सेफगार्ड फॉर अक्यूज, तो अक्यूज के सेफगार्ड की बात करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इवन यह भी कहा, यह भी मेंशन किया कि अगर जो है वो उसका वकील हमेशा अगर वहीं पर खड़ा रहेगा इंटरोगेशन के दौरान, तो वो क्राइम को डिटेक्ट करने में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये वाली चीज भी यहां पर मेंशन की थी, राइट, स्पेशली इन केस ऑफ हार्डकोर क्रिमिनल्स। तो हार्डकोर क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, बिल्कुल नामी जामी क्रिमिनल्स, तो वो जो क्रिमिनल्स होते हैं तो उनको फिर पकड़ने में थोड़ी सी तकलीफ आ जाएगी, राइट। और इन्होंने ये चीज कही कि लॉयर कैन नॉट बी परमिटेड टू रिमेन प्रेजेंट थ्रू आउट द इंटरोगेशन, तो पूरे इंटरोगेशन के दौरान हमेशा लॉयर जो है वो वहां पर नहीं उपस्थित रहेंगे। इन सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर वर्सेस जुगल किशोर शर्मा का केस जो 2011 का था, इस केस में कहा कि इट अलाउड अक्यूज लॉयर टू वॉच द प्रोसीडिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस और फ्रॉम बियॉन्ड अ ग्लास पार्टीशन। तो इस पर्टिकुलर केस में अलाउ कर दिया गया लॉयर को कि लॉयर जो है वो दूर खड़े रहकर, या फिर जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा कि ग्लास की शील्ड बनी रहती है, ग्लास के उस पार जो है वो आरोपी से पूछताछ की जाती है और ग्लास के इस पार जो है वो लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं कि क्या पूछताछ की जा रही है, राइट। तो अब वकील जो है वो ग्लास के उस पार रहकर, यानी कि बाहर की तरफ रहकर जो है वो देख सकता है कि भाई क्या चल रहा है, क्या पूछताछ की जा रही है, राइट। बट सेड ही विल नॉट बी विद इन द हियरिंग डिस्टेंस एंड इट विल नॉट बी ओपन टू द रिस्पॉन्डेंट टू हैव कंसल्टेशन विद हिम इन कोर्स ऑफ इंटरोगेशन। तो वो क्या कर सकता है, वो उतनी दूरी पर रहेगा जितनी दूरी पर सिर्फ वो देख सके, क्योंकि देख इसलिए सके क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आरोपी में तमाचे पड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप भी जब आईपीएस बनोगे तो होगा कि आपके पास ऐसे पेचीदे केस आएंगे, आप मिला के दोगे आरोपियों में, राइट, बट वो अलाउड रहता नहीं, आप भी जानते हो, बट होता है, ये बात सत्य है बिल्कुल, राइट। तो आप मिला के दोगे आरोपी में, अब वो बाहर वकील जो है वो फिर अपोज करने लगे, मारा कैसे मेरे उसको क्लाइंट को कैसे मारा, तो इसलिए उसको खड़ा कर दिया जाता है कि भाई हम कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, सिर्फ पूछताछ करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन चलेंगे। तो इसलिए वो खड़ा होकर देखता रहता है कि कहीं मेरे क्लाइंट की पिटाई ना हो जाए, राइट। तो ये वाली बात है। हाउएवर इन मेनी क्रिमिनल केसेस, काफी सारे क्रिमिनल केसेस में इट इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट दैट हैज रिमांडेड एंड अक्यूज्ड टू द कस्टडी ऑफ पुलिस। तो जिस भी पर्टिकुलर कोर्ट ने रिमांड पे दिया है होगा एक आरोपी को, राइट, उस कोर्ट के पास जो है वो ये पावर्स होती हैं कि वो डिसाइड कर सकती हैं कि लॉयर्स को मिलने दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, राइट। इंटरोगेशन के दौरान, जब इंटरोगेशन चल रही है तो उस समय लॉयर जो है वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उस पर्टिकुलर आरोपी से, तो वो अलाउ कर सकती है सिर्फ वही कोर्ट जिस कोर्ट ने पुलिस कस्टडी को रिमांड जो है वो दी है आरोपी की, राइट। तो ये वाली चीज है। तो हमने क्या चीज समझी अभी कि आरोपी के पास तो अधिकार काफी सारे होते हैं, बट फाइनली इंटरोगेशन के दौरान वकील से मिलने की जो परमिशन है वो फाइनली कोर्ट ही जो है वो डिसाइड करती है। फाइनल डिसीजन जो होता है वो कोर्ट का हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाली बात यहां पर बताई गई है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब पेपर 2 से रिलेटेड एक यही वाला टॉपिक था, अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक को कवर करेंगे। तो हालांकि पेपर 3 का टॉपिक जो है वो रिपीटेड टॉपिक है, केन बेतवा इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट डैम का ये टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं आप लोगों को 8 दिसंबर 2020 को कवर करा चुका हूं, तो आप डायरेक्टली 8 दिसंबर 2020 के लेक्चर में जाइए, आप उसके डिस्क्रिप्शन पर देखिएगा, आपको जो है वो मिल जाएगा, यानी कि इंडेक्स आपको मिल जाएगा टाइमिंग वाला, तो उस पर क्लिक करके आप ये वाला टॉपिक जो है वो कवर कर लीजिए, केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट डैम। तो अभी टॉपिक ये न्यूज में इसलिए क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो मध्य प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के हैं, इन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट जिसके थ्रू ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है उसको लागू कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसको लेकर ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था।
अब बताया जा रहा है कि केंद्र जो है वो क्यों गई व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के लिए, कोर्ट में क्यों गई केंद्र, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट कदम उठाएं कि व्हाट्सएप जो है वो इस प्रकार की जो नई पॉलिसी लेकर आ रहा है उसको वो रद्द करे, राइट। तो क्यों आईटी मिनिस्ट्री चाह रही है कि हाईकोर्ट जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर शिकंजा कसे, यानी कि उसकी पॉलिसी जो है वो रोल बैक करने के लिए कहे उसको। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हमें देखने को मिला जिसके थ्रू बताया गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई है केंद्र को, केंद्र जो है कुछ डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर और प्रिवेसी के ऊपर जो है वो कुछ तौर तरीके जो है कुछ मेजर जो है वो लेकर आए, राइट। और जो है वो लिमिट द एबिलिटी ऑफ एंटिटीज, यानी कि लिमिट लगाई जाए कंपनीज के ऊपर, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया कि व्हाट्सएप ने जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो इशू करी है कि ये सब जो प्राइवेसी पॉलिसी है हमारी कंट्री के जो डेटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं, राइट। अलग टाइप की तो नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो व्हाट्सएप की जो पॉलिसी जो है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने अलाउड नहीं करी थी, राइट। तो हमारी जो डेटा प्राइवेसी की जो पॉलिसी है उससे जो है वो अलग, उससे डिफर कर रही है व्हाट्सएप की पॉलिसी, तो उसमें हम लोग को काफी सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज वगैरह जो हैं वो इस प्रकार से जो है वो पॉलिसीज ना लेकर आए, तो इस पर लिमिट लगाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जो है वो ऑलरेडी कहा हुआ है, और व्हाट्सएप जो है उसको रोकना है कि वो इस प्रकार से जो है वो पॉलिसी को कंटिन्यू ना करें। और आईटी मिनिस्ट्री जो है उसने लिस्ट करी है मेजर वायलेशन को करंट आईटी रूल्स के, यानी कि आईटी रूल्स का जो एट प्रेजेंट जो आईटी रूल्स हमें देखने को मिल रहा है उसके अंदर काफी सारे उल्लंघन है, उसको आईटी मिनिस्ट्री ने लिस्ट किया है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी जो है व्हाट्सएप की उसको वापस करना चाहिए व्हाट्सएप को, यानी कि उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। और व्हाट्सएप ने जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस टाइप का सेंसिटिव डेटा जो है वो पब्लिक से कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि कौन सा डेटा व्हाट्सएप पब्लिक से कलेक्ट करेगी, तो उसकी जानकारी व्हाट्सएप ने नहीं दिया है। व्हाट्सएप ने इवन ये भी जो है वो नहीं प्रोवाइड किया है एक यूजर को एक ऑप्शन कि वो अपनी रिव्यू कर सकती है या अमेंड कर सकती है अपनी इंफॉर्मेशन को जो कि कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि बाय चांस अगर एक यूजर इन फ्यूचर चाहते हैं कि जो भी डेटा जो है वो कलेक्ट किया है व्हाट्सएप ने उनसे वो डेटा डिलीट कर दें, राइट, तो भी ऐसा कोई ऑप्शन जो है वो वहां पर व्हाट्सएप ने नहीं जो है वो प्रोवाइड किया। और इवन पॉलिसी के अंदर हम लोग को ये भी चीज देखने को नहीं मिल रही है कि वही कंसेंट विड्रॉ वाली कि डेटा शेयरिंग का जो कंसेंट जो है वो विड्रॉ सामने वाला व्यक्ति इन फ्यूचर कर सकता है कि नहीं कर सकता। जैसे कि आज सामने वाले व्यक्ति ने एग्रीमेंट को साइन कर दिया, ओके कर दिया, राइट, अलाउ कर दिया, तो आगे चल के वो उसको डिसकंटिन्यू कर सकता है कि नहीं कर सकता, और जब डिसकंटिन्यू करेगा तो उसका जितना भी डेटा जो व्हाट्सएप ने कलेक्ट किया है वो डेटा व्हाट्सएप डिलीट करेगी कि नहीं करेगी, तो ये सब चीजें इस एग्रीमेंट के अंदर नहीं है, राइट। इवन नॉट डिस्क्लोजर बाय थर्ड पार्टीज की गारंटी भी जो है वो नहीं प्रोवाइड कराई है, मतलब यानी कि ये भी गारंटी नहीं दी है व्हाट्सएप ने कि जिस भी व्यक्तियों का डेटा जो कलेक्ट किया जाएगा वो डेटा थर्ड पार्टीज को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो ये वाली गारंटी भी जो है वो व्हाट्सएप ने नहीं दी है। तो काफी जो इश्यूज हैं व्हाट्सएप की पॉलिसीज के अंदर, और इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो कि हमारी जो डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड जो हम लोगों ने जो लेकर आए हैं रूल्स रेगुलेशन, तो वो भी जो है वो अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उससे साथ हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है। और व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और उससे रिलेटेड इशू के बारे में अगर आपको जानना है तो 26 जनवरी 2021 को अभी रीसेंट पास में ही हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आप इस लेक्चर को जो है वो रेफर कर सकते हैं। काफी डिटेल में मैंने पूरी चीज इससे रिलेटेड आपकी कवर करवाई हुई है। अब गाइस हिमाचल प्रदेश में जल संकट हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। वाटर क्राइसिस हम लोग को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। तो हिमाचल प्रदेश में बताया जा रहा है कि इस वर्ष इस साल गर्मी के मौसम में पानी की भारी कमी होने की बात बताई जा रही है, होने की संभावना है। इस दौरान कई जल योजनाएं बंद होने की कगार पर पहुंच सकती हैं, तो काफी सारी वाटर रिलेटेड स्कीम्स जो हैं वो शटडाउन हो सकती हैं, और पीने के पानी की कमी के कारण हिमाचल प्रदेश को सबसे मुश्किल दौर से गुजरना पड़ सकता है, यानी कि पानी की बहुत ही गंभीर जो है वो परेशानी हिमाचल प्रदेश में बताई जा रही है। और मतलब पेरिनियल वाटर सोर्सेज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, यानी कि 12 महीनों वहां पर पानी की व्यवस्था रहती है हिमाचल प्रदेश में, काफी सारी नदियां हैं, राइट। तो ऐसे राज्य में जल संकट का क्या कारण है, तो बताया जा रहा है कि अभी विंटर सीजन जो बीता है तो उसमें कम बर्फ गिरना और बारिश का कम होना, तो रेनफॉल जो है वो काफी कम हुई है, और साथ ही साथ बर्फ भी जो है वो काफी कम
हमें देखने को मिली, यानी कि स्नोफॉल भी काफी कम हुआ है हिमाचल प्रदेश में अभी विंटर के दौरान। और इससे भूजल के साथ साथ यानी कि ग्राउंड वाटर के साथ साथ पहाड़ियों के निचले भागों में स्थित अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, कुओं, बावड़ियों, झीलों, नालों, धाराओं और नदियां प्रभावित हुई हैं। तो इसके कारण कि यानी कि वर्षा जो है वो सही से नहीं हुई है और साथ ही साथ पिछले विंटर में स्नोफॉल भी काफी कम हुई है, तो इसके कारण से काफी सारे यानी कि ग्राउंड वाटर तो इफेक्ट हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ रिवर्स वगैरह, कुएं वगैरह, झरने वगैरह जो है वो ये सब भी काफी ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, राइट। इसके अलावा राज्य में बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की मांग बढ़ी है, तो पॉपुलेशन भी हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है, तो इसके कारण से वाटर की डिमांड भी जो है वो भी इंक्रीज हुई है। और लोग अब जल के पारंपरिक स्रोतों जैसे झरनों और बावड़ियों के बजाय पाइप से जल पूर्ति संबंधी योजनाओं पर अधिक निर्भर हो रहे हैं। तो बेसिकली लोग जो है वो ट्रेडिशनल जो सोर्सेज हैं पानी के, जैसे कि झरना हो गया, बावड़ियां हो गया, उसको छोड़कर पाइपलाइन के ऊपर यानी कि ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन के ऊपर लोग ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। इसका प्रभाव हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो पानी की कमी से फसल के नुकसान और चारे की कमी होने की संभावना भी है, तो इससे फसल का नुकसान भी काफी ज्यादा होगा, इरिगेशन जो है वो नहीं हो पाएगी क्रॉप्स वगैरह में, राइट। और प्रस्तावित समाधान क्या है, तो अभी प्रपोजल क्या रखा है कि कैसे सोल्यूशन जो है वो निकालना है। तो जल स्तर में गिरावट को देखते हुए हैंडपंप और बोरवेल लगाने पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि लोग वाटर एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट, हैंडपंप और बोरवेल के थ्रू। पूरे राज्य में वाटर हार्वेस्टिंग टैंकों का निर्माण किया जाए, तो वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो पूरे पर्टिकुलर राज्य में जो है वो लगा दिए जाए। और फ्यूचर में जल शक्ति विभाग, जो हम लोग को जल शक्ति डिपार्टमेंट देखने को मिलता है, उसके द्वारा अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नो हार्वेस्टिंग के विकल्प खोजने का प्रयास किया जाए। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है और डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली नए नए तौर तरीके लेकर आए, नए नए मेजर्स जो है वो लेकर आए कि जिसके थ्रू स्नो हार्वेस्टिंग जो है वो की जा सके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई। तो ये हमने देखा हिमाचल प्रदेश के जल संकट के बारे में, और ये जो सोल्यूशन जो मेंशन किए ना, हम अभी हमने बात करी सोल्यूशन के बारे में और प्रॉब्लम्स के बारे में कि पानी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। तो अगर वाटर से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है आपके मेंस में या फिर अगर इवन ऐसे में भी कोई टॉपिक आता है, तो आप ये सब पॉइंट्स जो है जो मैंने भी आपको बताया वो जरूर से जरूर मेंशन कीजिएगा, राइट। तो इसकी बात हुई, हमने इसको देखा। अब बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की चर्चा करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन ने ऑब्जर्व किया है 21 मार्च को एज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, राइट। यहाँ पर पूरे दुनिया भर में ग्रीन कवर जो है वो लगाने की बात की और उसके इंपॉर्टेंस की चर्चा करी। इसकी जो थीम है 2021 की वो है फॉरेस्ट रीस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। थीम याद रखना, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, और जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से एग्जाम को लिख रहे हैं, आप भी थीम जो है वो थोड़ा सा इंग्लिश में देखा करो। जो भी इंटरनेशनल थीम्स वगैरह जो होती है ना, उसको इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान में रखा करो। और इस थीम का क्या महत्व हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इस साल की थीम का मेन पर्पस ये है कि एम्फेसाइज करना कि हाउ रीस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट कैन हेल्प एड्रेस क्लाइमेट चेंज, कि कैसे हम लोग फॉरेस्ट को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करें और फॉरेस्ट को रीस्टोर करें, यानी कि दोबारा से फॉरेस्ट वगैरह लगाएं, एफॉरेस्टेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, राइट, जंगल को प्रोटेक्ट करके रखें। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे तो क्लाइमेट चेंज जो है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। यानी कि क्लाइमेट चेंज की जो आज की डेट में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, जैसे कि हम लोग को देखने को मिल रहा है इश्यूज वगैरह की अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड के लगातार एमिशन के कारण, तो उसको जो है वो रोका जा सकता है। और बायोडाइवर्सिटी के जो क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है, लगातार स्पीसीज वगैरह जो है वो लुप्त होती जा रही हैं, तो उसको भी हम लोग रोक सकते हैं फॉरेस्ट वगैरह को बचाकर, राइट, क्योंकि फॉरेस्ट में रहती हैं स्पीसीज वगैरह और फॉरेस्ट जो है वो लगातार खत्म होते जा रहे हैं। तो और जब फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं तो काफ़ी सारी स्पीसीज का जो हैबिटेट एरिया जो होता है, यानी कि जहाँ पर स्पीसीज रहती हैं, राइट, जहाँ पर जिन एरियाज में स्पीसीज का घर होता है, अब वो घर जो है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, तो इसलिए स्पीसीज के नंबर भी कम हो रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉरेस्ट को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करना, राइट, और रीस्टोर करना फॉरेस्ट को। और इसके अलावा इट कैन ऑल्सो हेल्प प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, fostering an economic activity that creates jobs and improves lives।
तो इससे फायदा ये भी होगा क्योंकि फॉरेस्ट वगैरह जब लगाई जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है फॉरेस्ट के अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको बेचकर जो है वो लोगों की लाइवलीहुड जो है वो सस्टेन हो सकती है, स्पेशली ट्राइबल में रहने वाले लोगों की, राइट, ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोगों की, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की। और साथ ही साथ इवन काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो उनका डायरेक्ट बिजनेस जो होता है वो फॉरेस्ट से एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसमें जॉब्स वगैरह भी हम लोग को देखने को मिलेंगी। और थीम of the International Day of Forest are aimed to fit into United Nations Decade on Ecosystem Restoration 2021 to 2030। तो यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है 2021 से 2030 का, तो बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की जो ये थीम है इसका मेन पर्पस ये भी है कि जो ये डिकेड है जिसमें इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है 10 सालों में, राइट, तो उस पर भी ये थीम बिल्कुल फिट बैठ रही है, राइट, जो कि प्रोटेक्शन की बात करती है, रिवाइव करने की बात करती है इकोसिस्टम को पूरे दुनिया भर में, राइट। अब थोड़ी सी बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बताया गया कि 21 मार्च को इन्होंने इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो 2012 में डिक्लेयर कर दिया था कि 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो मनाया जाएगा। और डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के द्वारा और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के, और साथ ही साथ पूरे दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट और दूसरे रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन इसी फील्ड के जो इकोसिस्टम, फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी की फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो वो सब मिलकर इकट्ठा होकर जो है वो इस डे को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वाली चीज़ है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और आज के लिए सिर्फ इतने ही अभी टॉपिक्स रखे हैं, कुछ और टॉपिक्स हैं बट मैंने सोचा कि मतलब कल ये टॉपिक जो है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि कल जो है वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है वो सेपरेटली दिखाई देगा। तो अभी के लिए सब इतने टॉपिक्स रखो, राइट। और बाकी आपको बता दें कि यूपीएससी 2021 की आपके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है, और इसके अलावा सोशियोलॉजी ऑप्शनल की कंप्लीट क्लास आपके लिए अवेलेबल है, और हिस्ट्री का पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, सीसेट का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, एनसीईआरटी का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ पेड पैकेज को आपको ज्वाइन करना है तो उसकी जानकारी कल के लेक्चर में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।